नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम 100 ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पॉलिटी पर बेस्ड हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। और ये प्रश्न क्योंकि बार बार पूछे गए हैं तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्न आपके सामने मैं रखूँगा और एक क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए QRAS यानी कि क्विक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है और उसके अंतर्गत ये 16वां वीडियो होगा। देखो दोस्तों, अगर आपकी जीएस की प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाई है तो आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल हो सकता है। इसमें 15 मॉडल पेपर हैं जो कि PYQs पर बेस्ड हैं और जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है उसी पर आधारित है। यहाँ पर जो भी व्याख्या आपको दी गई है सारी व्याख्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण है फॉर योर एग्ज़ाम। और आप ये भी जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन नहीं हुआ तो उसके पहले आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो ये आपके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग भूलता है और रिवीजन उसको याद करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 मॉडल पेपर हैं तो अभी आपके पास 5 दिन का समय है। कितने मॉडल पेपर आप कर पाएंगे? देखो दोस्तों, मैं कहूँगा कि अगर आप चाहें तो एटलीस्ट 15 के 15 कर सकते हैं या फिर कम से कम 8 से 10 कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आप करेंगे उतना ही आप प्लस में रहेंगे जीएस के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो लिखित में दी जा रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको दिया गया है। मैप वगैरह का प्रयोग किया गया है ताकि एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लें ध्यान से तो तथ्य आपको रट जाएं। ठीक है, और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ? तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। जानकारी आपको दे दी जाएगी कहाँ पर? व्हाट्सएप पर ही, और इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप करने के लिए 9452 टू टाइम होगा 52252260, इस पर आप हमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। तो ज़रूरी ये होगा कि जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका आंसर देते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर यहाँ पर आप गलत गेस करेंगे और उत्तर लिख देंगे और फिर उसका करेक्शन मैं करवा दूंगा तो फिर एग्ज़ाम में पक्का है कि वो गलत नहीं होगा। सो लेजीपन नहीं, बिल्कुल अलर्ट मोड में आइए, मोबाइल फ़ोन को सामने रखिए, एक पेन और पेपर लीजिए और शुरू करिए कि पहले का आंसर कौन सा है। आप फटाफट लिखिए 1 का आप कौन सा आंसर मानते हैं, 2 का कौन सा मानते हैं। इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आंसर लिखिए आप। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 का क्या उत्तर है? कौन सा विकल्प आप सही मान रहे हैं? और अगर आपने गेस किया है विकल्प सी को, कैबिनेट मिशन योजना 1946, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन योजना ये आई थी 1946 में। तो इसके प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका रिवीजन करवाना है तो फटाफट करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो बताओ, 44वां, 42वां, 52वां, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर लिखो। और अगर आपने लिखा है बी तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही हैं। सन 1976 के 42वें संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 13, 14, 15 या फिर 16। और दोस्तों, विधि के समक्ष समता, ये जो आपका उत्तर होगा 3 का, ये बी होगा। अगर आपने गेस किया है अनुच्छेद 14 तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 यह घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक कौन सा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है या डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक सिद्धांत,
मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। और दोस्तों अगर आपने इसका उत्तर लिखा है बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह एक अंग है, तो यकीन मानिए कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी पॉलिटी पर ग्रिप काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अनुच्छेद 39D के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP में शामिल है, और DPSP लिया गया है आयरलैंड से। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम उसे कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है, जिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। ठीक है, तो याद रखना जो आपका अनुच्छेद 61 है, भूलना नहीं चाहिए, ये राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? राज्यसभा का जो गठन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? आपको पता ही है, हमारी जो संसद है, संसद ये 3 संस्थाओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी राज्यसभा है, दूसरी है लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो जी हाँ, यहाँ पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 6 का उत्तर अगर आपने लिखा है विकल्प सी 1952, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। दोस्तों याद रखना, इसको याद रखने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी है, सरल। ठीक है, सरल मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर दोस्तों जो संसद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो ये बिल्कुल आप रट के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 79, 80 और 81 सरल, ठीक है, या सरला भी, जो भी आपको याद हो सके याद रखिएगा। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कस्टोडियन। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कस्टोडियन कौन सा है? तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति तो नहीं होते, प्रधानमंत्री भी नहीं होते, लोकसभा सचिवालय भी नहीं, तो डी सही होगा, ये है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका जो उत्तर है ये 7 का डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 226, 243, 239, 219 के अंतर्गत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, बिल्कुल, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। तो इसी के द्वारा जो आपका संविधान है उसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों किया गया 1947 में, 51 में, 56 में। ये आपका विकल्प सी सही है, 9 का सी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। कब बना था? 1953 में। ठीक है, इसको रट के रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में अगर आ गया तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे? मौलिक कर्तव्य दोस्तों मिलेंगे आपको 50A में, 51A में, 52A में, 49 में। तो इसका उत्तर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मिलेंगे आपको 51A में। ठीक है, तो 51A विकल्प भी आपका करेक्ट है। तो जो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो इसी में भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51A भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल रूप से 10 थी, लेकिन 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ था उसमें शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ा गया है। शिक्षा का कर्तव्य, ये है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्यों में माना गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 11 का सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों में जो निर्वाचित होंगे, जो मनोनीत होंगे, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां दी गई हैं? 110, 121, 123, 124। और सही विकल्प अगर आपने चुना है सी 123, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित हैं? तो दोस्तों, लोकसभा में उत्तर प्रदेश को कुल मिला के कितनी सीटें मिल रही हैं? 80 सीटें। ठीक है, तो 13 का विकल्प सी आपका सही है, याद रखिएगा। और अगर प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। आप बताएंगे कि इसमें कितनी सीटें हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 100, 101, 102, 103। फटाफट आंसर करो। ठीक है, मैं आपको विकल्प दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री? तो दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न है एक भी गलत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर गलती का मतलब है आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाना। ठीक है, इसलिए इनका रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं करवा रहा हूँ, PDF भी आपको मिल जाएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं 1950 में हुई थी। तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, तो 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। इसमें से सही विकल्प क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, विकल्प बी, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय का स्थान लिया था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहाँ के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है दोस्तों, ये ली गई है दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश। और ये देश कौन सा है? ब्रिटेन नहीं, कनाडा नहीं, अमेरिका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू का मैटर होता है, ये जो सिद्धांत है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जो न्यायालय द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न है ना। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं करते, गृह मंत्री भी नहीं करते, मुख्य न्यायाधीश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और ये नियुक्ति होती है अनुच्छेद 316 के मुताबिक। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 316। मैं पूछूंगा आप लोगों से, जो आपका पेड ग्रुप है, तो वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप इसका उत्तर बताएंगे 18 का। और अगर आपने सेलेक्ट किया है 324, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बनेगा 18 का सी। ठीक है, 324 में किया गया है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए
एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अच्छा, आप ये बताइए कि वर्तमान समय में जो ज्ञानेश कुमार हैं वो किस क्रम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? कितने लोग बताएंगे? ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार घोषित की गई है? तो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान में किया गया है और भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो उत्तर इसका विकल्प डी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 352, 356, 360, 368। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन ये अनुच्छेद 368 में आपको मिलेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान की किसी भी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं की सूची प्रदान की गई है? किस अनुसूची में राज्यों और यूटी की सूची दी गई है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? ये प्रश्न थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन आसान है। बस एक बार आप इसका सही उत्तर जान लें, फिर आपको नहीं भूलेगा। और अगर आपने यहाँ पर 21 का आंसर लिखा है अपनी कॉपी में, क्या? जी हाँ, ए यानी कि पहली अनुसूची, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, जो अस्पृश्यता का अंत है ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 17 में। आपका उत्तर बनेगा विकल्प डी। 22 का डी बिल्कुल सही है और बहुत बार ये पूछा भी गया है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? चलो बताओ, 10वीं अनुसूची में क्या मिलेगा? दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार या फिर भाषाएं? तो भाषा तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, पंचायती राज ये तो मैंने बताया था आपको, 11वीं अनुसूची में है। अब इसमें से चलो ए और सी दो विकल्प आपके हट गए। अब आपका जो मामला है ये 50-50 का आ गया है। अब आप गेस करो, और अगर आपने गेस किया है विकल्प ए तो बधाई हो, आप जीत गए हैं। तो इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आया था 1985 में के द्वारा जुड़ा गया था, जो संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, तो 52वां ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो सरकारी आयोग पर कई बार चर्चा हो चुकी है इस चैनल पर। मैं पुनः कहना बताना चाहूँगा कि सरकारिया मतलब सरकार, और सरकार मतलब केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है। तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये रटिएगा, याद रखिएगा। और 1983 में बना था सरकारिया आयोग। ठीक है, तो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर कब हुआ था? 1983 में हुई थी। और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और सहयोग पर अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकारी आयोग ने प्रदान की थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलो देखते हैं कि इसका उत्तर कितने लोग देते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 262, 63, 280 या फिर 312 किस में किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय जो है वो बना रहे। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान मिलेगा 38 में, 40, 41, 44। सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है और यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यूनिफॉर्म मतलब दोस्तों यहाँ पर सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, सेम सेम। ये है आर्टिकल 44 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेगा, मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, यही आपका सही होगा, विकल्प बी। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां, 62वां, 63वां, 64वां? और इसका उत्तर अगर आपने गेस किया है 29 का उत्तर क्या लिखा आपने? तो दोस्तों अगर आपने लिख दिया है विकल्प ए तो आप बिल्कुल सही हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1989 में आया था के द्वारा अनुच्छेद 324 में कितना 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई है। ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1989 में। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष रख दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले CEC थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन बने थे? तो दोस्तों उत्तर बनेगा आपका सुकुमार सेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने 1950 से 1958 तक कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? और दोस्तों अगर इसका उत्तर आपने गेस किया है विकल्प ए तो ये उत्तर गलत है। मंत्रिपरिषद, ये भी उत्तर गलत होगा। सही जवाब बनेगा राज्यपाल। ठीक है, याद रखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। और आपको बता दें कि आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना और समाप्ति का अधिकार किसे है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है या फिर अगर समाप्त करना है तो ये अधिकार मिलता है किसको? संसद को मिलता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 169 के तहत यदि संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है तो संसद विधि के द्वारा विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है। तो मतलब ये कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे तब जाके संसद ये काम कर देती है कि अगर विधान परिषद की डिमांड है तो वो भी, और अगर समाप्त करना है तो वो भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति तो करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य जो मंत्री वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है और इसका वर्णन अनुच्छेद 164 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वर्तमान समय में या हमेशा से ही जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों CAG की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, योजना आयोग, वित्त आयोग? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 148 CAG से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 148। तो 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों जो वित्त आयोग होता है इसका गठन, बताइए इसका आंसर क्या गेस करेंगे आप? तो सही आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग में कितने लोग होते हैं? अध्यक्ष को लेकर 5 लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से?
तो दोस्तों उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान की जाती है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोषियों को दंडित करना, न्याय में देरी को कम करना और समझौता कराना, केवल सिविल मामलों की सुनवाई, नए कानून बनाना। तो दोस्तों जो लोक अदालत होती है ये न्याय में देरी को कम करना और समझौता कराना, ये इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये वित्तीय आपातकाल से है। तो जो अनुच्छेद 356 है दोस्तों, ये राष्ट्रीय वित्तीय या राज्यों में राष्ट्रीय शासन किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चल रहा हो तो राज्य की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति का वहाँ पर जो है राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है? 310, 311, 312, 315 और सही जवाब बनेगा जी हाँ दोस्तों विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रहित में नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? मैंडमस, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ये जो होते हैं ना, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहला होता है हैबियस कार्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा कोवारंटो और पांचवा सर्टियोरी। ठीक है, तो कौन सी रिट है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा विकल्प सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यानी कि हैबियस कार्पस। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है पहले ये मौलिक अधिकारों में था, लेकिन अब ये जो है 300 क में है, जो कि एक कानूनी अधिकार है और इसे हटाया गया था कब? तो 42वां, 44वां, 46वां या फिर 52वां। सही आंसर दोस्तों बनेगा विकल्प बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन बी 1978 में। ठीक है, तो ये बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो प्रेस की स्वतंत्रता है 19, 20, 21, 22 में से सही जवाब बनेगा जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए सही है आपका, अनुच्छेद 19। यद्यपि संविधान में प्रेस शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि जो विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी जारी किया गया था तो उसमें भारत की रैंक क्या है? काफ़ी नीचे है रैंक, और फिलहाल मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो आप लोग बताइए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है कितनी है। और वर्तमान में ये रैंक काफ़ी चर्चा में भी है। वजह आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर 2 शिक्षकों को किस प्रकार से आमने सामने कर दिया गया है। फिलहाल भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा अमेरिका में तो डुअल होता है, वहाँ से तो लिया नहीं गया है, कनाडा, फ्रांस यहाँ से भी नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर एकल नागरिकता अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता केंद्र और राज्य का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों DPSP ये लिए गए हैं आयरलैंड से।
मैंने आपको बताया भी था, विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? भारत में एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों PAC के बारे में बात हो रही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं? तो 45 तो नहीं होते, 30 भी नहीं होते, सही संख्या होती है 22 की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, 46 का बी। ठीक है, और ये जो 22 सदस्य होते हैं PAC में, जो 22 सदस्य होते हैं, तो ध्यान देना कि इसमें 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं और बाकी जो 7 होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो प्राक्कलन समिति होती है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान देना कि एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल 0 आवर संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल ये किसकी देन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। सही जवाब होगा इसका विकल्प ए, यानी कि भारत की देन है शून्यकाल। तो शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है जो कि 1962 से जारी है और यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया दोस्तों, तो देखो मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद हुआ था 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका से संबंधित है। दोनों के दोनों जो संशोधन दोस्तों ये 1992 में हुए थे और इसमें 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई है पंचायती राज के लिए, 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि 74वां संशोधन ये आपका उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, ये रट के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1957 में इस समिति ने ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। आप लोग बताइए कि वह कौन सी समिति थी जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई थी? ये उत्तर आप बताइए। ये प्रश्न पूछा गया था UPPSC की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है कौन करता है? महान्यायवादी। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही है। और वर्तमान में हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत की जो महान्यायवादी हैं कौन है? R वेंकट रमणी हैं। R वेंकट रमणी, और इन्होंने 1 अक्टूबर 1922 को अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है, और हाँ कि ये जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार की संस्था है? यह संवैधानिक निकाय है? नहीं दोस्तों, यह विधिक निकाय है। जी हाँ, ये विधिक निकाय है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। चूंकि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है और इसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है, तो यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? तो दोस्तों जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, महान्यायवादी का सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, लोकसभा का कानूनी सलाहकार। तो यहाँ पर विकल्प ए और बी में अगर आपने गेस किया है विकल्प बी महान्यायवादी का सहायक, तो आप बिल्कुल सही हैं।
सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता प्रदान करते हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। पहला तो अटॉर्नी जनरल, दूसरा कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट का प्रावधान है? 212, 214, 226, 231। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा आपका बी, अनुच्छेद 214, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया भी था और मैंने एक सवाल आप लोगों से किया था कि वर्तमान समय में वो कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास सबसे अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार हैं। तो ये कौन सा है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, या फिर महाराष्ट्र का हाई कोर्ट, या फिर गुवाहाटी का हाई कोर्ट, या फिर गोवा का हाई कोर्ट। अब आप बताइए कि इसमें सबसे अधिक जो क्षेत्राधिकार है सबसे अधिक राज्यों का, वो किस हाई कोर्ट के पास है। ये मैंने कल पढ़ाया था, सो थोड़ा सा रिवीजन आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60, 62, 65, 70 कितनी होती है? तो 70 तो बिल्कुल नहीं होगी। अब 60, 62, 65 में अगर आप कन्फ्यूज हैं तो याद रखना 62 वर्ष इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्य सूची दिया गया है? किस अनुसूची में? तो आपको पता ही है कि 7वीं अनुसूची है। ठीक है, इसमें एक समवर्ती सूची भी है, एक केंद्रीय सूची है और एक राज्य सूची है। ठीक है, तो ये है 7वीं अनुसूची जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र राज्य सूची इसमें प्रदान की गई है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, शिक्षा एजुकेशन प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले ये राज्य सूची का विषय था लेकिन अब ये समवर्ती सूची में है, तो किस संशोधन के द्वारा? 24वां, 25वां, 42वां या फिर 44वां? और सही उत्तर बनेगा दोस्तों यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषयों शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ये रट के रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि समवर्ती सूची में है। तो अगर इनमें से कोई भी एक रहेगा, शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रसारण, तो फिर इसमें आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप गलत उत्तर चुन लेंगे तो दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 243 ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही जवाब बनेगा क्या बनेगा? जी हाँ, ऑप्शन ए 243 ए में, 243 ए में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। तो 243 ए ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख करता है। यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल्स का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो दोस्तों रीजनल काउंसिल्स के जो अध्यक्ष होते हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसको आहूत करते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? राष्ट्रपति नहीं करते, उपराष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के अनुसार स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो स्पीकर के द्वारा अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ये रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर तो आपको पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेते हैं। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और मान्य होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने के लिए किसका विनियोग आवश्यक है? राष्ट्रपति, भारत की संसद, प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। तो भारत की जो संचित निधि होती है दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड, इसे धन निकालने के लिए जरूरी होता है कि आप भारत की संसद से विनियोग लें, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल पारित किए बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। ओके, किस संविधान संशोधन की लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों ये है आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो राइट टू एजुकेशन है ये मौलिक अधिकारों में शामिल है और इसे जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार में रखा गया है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 86वां संशोधन ये हुआ था 2002 में, तो इसी के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21A। ठीक है, रटिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां, 71वां, 92वां या फिर 15वां? कौन सा संशोधन था? तो जैसा कि आप जानते हैं, जब जो 8वीं अनुसूची थी इसमें मूल रूप से जो भाषाएं थी वो 14 थी, अब कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई है। तो फिलहाल इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था कब? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ये संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो 1967 के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था उसमें कुल भाषाएं यानी कि जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कुल 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। तो ध्यान देना कि सिंधी भाषा 1967 में ऐड की गई थी, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जुड़ने से पूर्व अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 15 हो गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 1992 में जोड़े गए थे। 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद दोस्तों बात करें तो 2004 में एक और यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। इसके बाद ध्यान देना कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 14-8 बराबर प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? तो दोस्तों सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था कब? तो 1975 में। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये था 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इसी के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका जो प्रशासन होता है संसद के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है और राष्ट्रपति इसके लिए प्रशासक नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका से, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। PIL की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। भारत में इसे न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तो दोस्तों अलग अलग करना है, तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 50 में स्पष्ट है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाए गए हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कै का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होगा वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उपसभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसको सौंपता है। तो इसका सही जवाब बनेगा जी हाँ, राष्ट्रपति को। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वही होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों जो पहला परिसीमन आयोग था इसका गठन हुआ था 1952 में। ठीक है। तो ये आपका विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है, पहला परिसीमन आयोग बना था 1952 में। तो ध्यान देना कि अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। कितनी बार? 4 बार। तो ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था जिसे अब प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो इसका उत्तर तो आसान है, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, यानी कि अब इसका उल्लेख संविधान में भी किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो ये है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है। और ये भी आया था 2019 में ही, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 323 ए में मिलेगा आपको, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन ये इसके द्वारा जो 14 ए जोड़ा गया था, भाग 14 ए, जिसके तहत अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों जैसे कि CAT की स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप थोड़ा रट के रखिएगा फॉर द एग्जाम। अगला क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध बैंक सुधार, निर्वाचन सुधार, पुलिस सुधार या कर सुधार किससे था। तो सही जवाब बनेगा बी, यानी कि निर्वाचन सुधार से। ठीक है। तो 1990 में गठित यह समिति भारत में चुनाव सुधारों विशेषकर फोटो पहचान पत्र और EVM के उपयोग के सुझावों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्रदान की गई है। तो हिंदी को राजभाषा ये अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो मैंने आपको बताया था भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है। तो रट के रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो माणिकराव खानविलकर वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं और इस संस्था की स्थापना का विचार जो है दोस्तों ये लिया गया है
स्कैंडिनेवियाई देश ओम्बुड्समैन, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त का विचार स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्थान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब बनेगा दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं यही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 279A के तहत गठित जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, और आपको पता ही होगा इसके बारे में, क्योंकि अक्सर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की चर्चा हमेशा से ही होती रहती है, पूरे 5 साल चलती है। तो सही जवाब बनेगा कि 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 403 निर्वाचित सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल में वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने आपको बताया भी था अभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, सही जवाब बनेगा केवल लोकसभा से, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं, और 30 के 30 होते हैं आपके लोकसभा से, राज्यसभा से एक भी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति फिलोसफर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब बनेगा विकल्प बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को फिलोसफर प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब बनेगा 1952 में। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो दोस्तों ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 112 में। जैसा कि आप जानते हैं संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 में। तो 100 का विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट 2 टाइम इसका रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो लास्ट टाइम ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, और इसके लिए आपको कुछ यानी कि नॉमिनल फीस भी जमा करनी पड़ेगी। जानकारी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय।